नमस्ते बच्चों, मैं कीर्ति शर्मा और आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की रसायन विज्ञान चैप्टर नंबर 2 और आज हम पढ़ेंगे बच्चों पार्ट नंबर 3। जैसा कि आपको पता है लास्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था कि समांगी मिश्रण क्या होते हैं और विषमांगी मिश्रण क्या होते हैं। आज हम उसी के कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं और प्रकार देखते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं समांगी मिश्रण के विभिन्न प्रकार। तो देखिए, अगर हम ठोस और द्रव को मिला के कोई समांगी मिश्रण बनाते हैं तो क्या होता है, ठोस तरल में घुलकर पारदर्शी विलय बनाता है। जैसे आपका चीनी का पानी में विलयन मान लो, आयोडीन का एथिलो अल्कोहल में विलयन मान लो। ये किस प्रकार के विलयन है? ये पारदर्शी विलयन है। इसमें क्या होता है, जो चीनी है वो पानी में पूरी तरीके से घुल जाती है। दूसरा देखिए, हम द्रव और द्रव मतलब दो द्रवों को मिलाकर समांगी मिश्रण बनाते हैं तो क्या होगा, तो भी पारदर्शी विलयन बनता है। जैसे आप पानी और इथाइल अल्कोहल को मिलाओगे आपस में तो वो क्या होगा, एक प्रकार का समांगी मिश्रण मिलेगा। अगर हम गैस और द्रव को आपस में मिलाए तो क्या होगा, जो गैस होती है ना वो द्रव में पूरी तरह घुलकर वो ही पारदर्शी विलयन बनाती है। जैसे आपकी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आ गई, सोडा वाटर हो गया, ठीक है बच्चों। और देखिए, यदि हम गैस और गैस को आपस में मिलाए तो क्या हो गया, दो या अधिक गैसों का मिश्रण हो गया। जैसे आपकी हवा के अंदर कितनी सारी गैसें पाई जाती है। अगर हम ठोस और ठोस को आपस में मिला के समांगी मिश्रण बनाए तो वो क्या हो जाएगा, कुछ मिश्र धातुएं, जैसे कि आपके जो पीतल हो गया, कांसा हो गया, क्या मिश्र धातु है और धातु सारी ठोस होती है। उनको आपस में मिला के हमने क्या बनाया, समांगी मिश्रण बनाया। तो पीतल कांसा क्या है, एक प्रकार का समांगी मिश्रण है। दोनों में क्या है, दोनों पदार्थ ठोस अवस्था में होते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए बात करते हैं हम विषमांगी मिश्रण की। तो देखिए, सबसे पहले जो प्रकार है उसे हम कहते हैं निलंबन। निलंबन में क्या होता है बच्चों, जो ठोस और द्रव को आपस में मिला के बनाया जाता है। जैसे आपका आटा और पानी का मिश्रण हो गया, या फिर जो गंदी नाली का पानी हो गया वो हो गया, गंदी नदी का पानी हो गया। ये क्या है बच्चों, ये सब निलंबन के एग्जाम्पल है। निलंबन में क्या होगा, एक ठोस अवस्था में होगा और एक द्रव अवस्था में होगा। अब हम बात करते हैं जेल की। तो जेल के अंदर क्या होता है बच्चों, जो ठोस के बीच में क्या फंसा हुआ होता है, द्रव फंसा हुआ होता है। जैसे आपके फलों की जेली हो गई, अगर जेल हो गई, क्रीम हो गई, मक्खन हो गया। ठीक है बच्चों, हम बात करते हैं पायस की, इमल्शन की। पायस में क्या होगा, दोनों के दोनों क्या होंगे, द्रव होंगे, लेकिन वो दोनों अमिश्रणीय द्रव होंगे, मतलब आपस में मिलते नहीं हैं। एक द्रव की छोटी छोटी बूंदें दूसरे द्रव में निलंबित रहती है। जैसे कि आपके क्या हो गया, दूध हो गया। ठीक है बच्चों, अब हम बात करते हैं एरोसोल। एरोसोल में क्या होगा, द्रव की छोटी बूंदें ठोस के कण या गैसों में बिखरी हुई होती है। जैसे आपके बादल हो गया, धुआं हो गया। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं हम झाग की। तो झाग दो तरीके से बन सकता है, यदि द्रव के अंदर गैस हो और यदि ठोस के अंदर गैस हो तो क्या कहेंगे, हम उसको झाग कहेंगे। अब द्रव के अंदर अगर गैस होती है तो आपके शेविंग फोम वगैरह हो गई, ठीक है, और ठोस के अंदर गैस मिली हुई है तो आपके थर्माकोल की शीट आती है ना बच्चों, वो क्या है, एक प्रकार की इसी का विषमांगी मिश्रण का एग्जाम्पल है। ठीक है, अब आगे देखिए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की, द्रव्य क्या है। तो आपको पता है जो भी पदार्थ हम खाते पीते देखते हैं वो सब क्या है, द्रव्य है। तो कुछ भी जो स्थान घेरता है जिसका द्रव्यमान होता है वह क्या है बच्चों, द्रव्य है, मतलब पदार्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शुद्ध पदार्थ नहीं है। तो लोहा तो शुद्ध है, जल भी शुद्ध है, लेकिन जो मृदा है ना वो शुद्ध नहीं है, उसमें बहुत सारे अन्य कण भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, परमाणु शब्द किसने दिया और इसका अर्थ क्या है। तो आपको पता है परमाणु शब्द डेमोक्रिटस ने दिया और इसका मतलब क्या होता है, अविभाज्य कण होता है जिसको हम और अधिक विभाजित नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रव्य की तीनों अवस्थाओं में किस अवस्था का आकार अनिश्चित है। तो आपको पता है बच्चों कि जो गैस है उनका कोई आकार नहीं होता है, और क्यों नहीं होता है इसका कारण भी आपको पता है, क्योंकि इनके मध्य पाया जाने वाला जो आकर्षण बल है उसका मान क्या होता है, बहुत कम होता है या वो बहुत दुर्बल होता है। देखिए, गैस का कोई आकार नहीं है क्योंकि गैस में अंतराणुक बल बहुत कमजोर होते हैं, अतः अणु एक दूसरे से दूर रहते हैं और लगातार गति करते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस का एक निश्चित आकार क्यों होता है। बिल्कुल लास्ट वाले क्वेश्चन का उल्टा है इसका आंसर, क्योंकि उसमें तो आकर्षण बल बहुत कम होता
होता है और ठोस के अंदर आकर्षण बल बहुत प्रबल होता है, इसी कारण इनका आकार क्या होता है बच्चों, निश्चित होता है। देखिए ठोस के अणुओं का निश्चित स्थान होता है, उनके बीच में प्रबल अंतराअणुक बल होता है, इसीलिए ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक ऐसे पदार्थ का नाम बताइए जो स्वाभाविक रूप से तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो आपको पता है बच्चों, जहां बर्फ है वहां पानी ठोस अवस्था में है, हम जो पानी पीते हैं वो पानी द्रव्य अवस्था में है, और जहां भाप है वो पानी गैसीय अवस्था में है। तो जो पानी है वो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठोस की तुलना में गैस अधिक संपीड्य क्यों होती है। तो आपको पता है अधिक संपीड्य क्यों है, क्योंकि उनके मध्य जो बल है वो बहुत दुर्बल होता है, इसलिए वो अधिक संपीड्य होती है, हम उनको आसानी से दबा सकते हैं। देखिए ठोस में अंतराअणुक बल बहुत प्रबल होता है और बलपूर्वक अणुओं को पास लाने में विकर्षण बल बनता है, अतः ठोस संपीड्य नहीं होते हैं। लेकिन जो गैस होती है, गैस में अंतराअणुक बल बहुत कमजोर होता है या बहुत दुर्बल होता है, अतः अणुओं को दबाव से पास लाया जा सकता है और आसानी से संपीड़ित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पानी को बर्फ में कैसे बदलेंगे। तो पानी को बर्फ में बदलना है मतलब आप फ्रिज में रखते हो तो बर्फ बन जाती है ना, तो फ्रिज में रखने से क्या हुआ, फ्रिज में रखने से जो पानी का टेम्परेचर है वो क्या हो गया बच्चों, कम हो गया। मतलब तापमान को अगर हम कम कर दे तो पानी किस में बदल जाएगा, बर्फ में बदल जाता है। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत कीजिए। एल्यूमिनियम, कार्बन, ग्रेनाइट, पानी, सिलिकॉन, कार्बन डाइऑक्साइड, हवा और चीनी। तो आपको पता है बच्चों एल्यूमिनियम क्या है, तत्व है, जो कार्बन है वो भी क्या है, तत्व है, जो ग्रेनाइट है वो क्या है, मिश्रण है, जो पानी है वो क्या है, यौगिक है, जो सिलिकॉन है वो भी क्या है, तत्व है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, यौगिक है, हवा क्या है बच्चों, मिश्रण है क्योंकि बहुत सारी गैसें मिली हुई होती है, चीनी क्या है, ये एक यौगिक है। ठीक है बच्चों, तीनों आपको बताए हुए हैं। नेक्स्ट देखिए, एक तत्व यौगिक से किस प्रकार भिन्न है। तो बच्चों तत्व और यौगिक दोनों क्या होते हैं, परमाणुओं से बनते हैं, लेकिन जो तत्व होता है उसमें समान प्रकार के परमाणु होते हैं और जो यौगिक होता है उसमें अलग अलग प्रकार के परमाणु होते हैं। देखिए तत्व एक प्रकार के परमाणुओं से बनता है, परंतु यौगिक में दो या दो से अधिक प्रकार के परमाणु होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो हम पढ़ चुके हैं बच्चों, हाइड्रोजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाया जाता है। नेक्स्ट है, क्या एथिल अल्कोहल और पानी एक समांगी मिश्रण बनाते हैं या विषमांगी मिश्रण। यह भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, ये क्या बनाते हैं, समांगी मिश्रण बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो ठोस पदार्थों के मिश्रण से बने एक समांगी मिश्रण का उदाहरण दीजिए। तो देखो ठोस पदार्थों से तो आपको पता है कांसा है, पीतल है, ये सारे मिश्र धातुएं हैं जो जिसके अंदर दोनों अवस्थाएं किसमें होती है, ठोस में होती है। तो आप एग्जांपल लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना विलयन और उसकी सांद्रता। अब देखिए बच्चों विलयन क्या होता है। आपने देखा कि हमने एक ग्लास लिया था, उसके अंदर एक चम्मच चीनी डाली और उसका हमने क्या बनाया, घोल बनाया। तो क्या हुआ, वो चीनी उसके अंदर पूरी तरह घुल गई। ठीक है, तो क्या बन गया, हमने बोला चीनी का घोल बन गया। ये जो चीनी का घोल था ना बच्चों, इस चीनी के घोल को ही विलयन बोलते हैं। इसके लिए हमने क्या किया, यहां तो एक गिलास पानी लिया, प्लस इसके अंदर क्या किया हमने, एक चम्मच क्या डाली, चीनी डाली। इस तरीके से आपके चीनी का घोल बना। तो जो ये चीनी और पानी है ना बच्चों, तो पानी तो देखो ज्यादा मात्रा में लिया होगा आपने, ये तो अधिक होगा, और इसके अंदर कुछ मात्रा में आपने चीनी मिलाई होगी, तो ये क्या है, ये कम है। ठीक है, तो जो अधिक मात्रा में होता है ना उससे बच्चों हम कहते हैं विलायक। क्या कहते हैं, विलायक। और विलायक के अंदर जिस भी पदार्थ को घोला जाता है उस पदार्थ को हम कहते हैं विलय। इस तरीके से विलय और विलायक आपस में मिलके क्या बनाते हैं बच्चों, विलयन बनाते हैं। बात आई समझ में। तो विलयन के अंदर दो चीजें होती है, एक तो आपका विलय होता है, एक होता है विलायक। विलय वो पदार्थ होता है जिससे हम विलायक के अंदर घोलते हैं, ये क्या होता है, कम मात्रा में होता है। और जो विलायक है वो पदार्थ होता है जिसके अंदर विलय को घोला जाता है। तीनों बातें समझ में आ गई, विलय, विलायक और विलयन। अब हम बात करते हैं, देखो जब एक या अधिक पदार्थ एक दूसरे पदार्थ में पूरी तरह घुल जाते हैं तो एक विलयन बनाते हैं। नमक
या चीनी को पानी में घोलने से ऐसे विलयन बनते हैं। आयोडीन एथिल अल्कोहल में घुलकर आयोडीन का टिंचर बनाता है जिससे रोगाणुरोधक गुण है। देखिए, ठोस जो विलीन हो जाते हैं मतलब घुल जाते हैं उसे तो हम कहते हैं विलय, और द्रव जिसमें ठोस विलीन हो जाते हैं मतलब जिसके अंदर ये ठोस पदार्थ घुलता है या विलय पदार्थ घुलता है उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? विलायक कहते हैं। आप देख रहे होंगे ये पानी है और ये क्या है? कोई भी जैसे चीनी है या नमक है जो भी है, ठीक है, मतलब जो घोला जा रहा है ठोस पदार्थ वो तो हो गया आपका विलय, और इस विलय पदार्थ को या ठोस पदार्थ को जिस पदार्थ में घोला जा रहा है उस द्रव को हम क्या कह रहे हैं बच्चों? विलायक कह रहे हैं। और इस तरीके से उसको पूरा घुलने के बाद क्या किसका निर्माण हो जाएगा? अपने पास विलयन का निर्माण हो जाता है। तो बात आई समझ में, विलय, विलायक और विलयन में क्या अंतर है? देखिए, वह पदार्थ जो अधिक मात्रा में है उसे हम सामान्यतः विलायक कहते हैं, और जो कम मात्रा में होता है या सामान्य मात्रा में होता है उसे हम विलय कहते हैं। जब एक पदार्थ किसी विलायक में घुलता है तो वह विलय पदार्थ उस विशेष विलायक में घुलनशील कहलाता है। चीनी ली हमने, चीनी पानी में घुल गई तो चीनी क्या है? घुलनशील है। अगर मैं पत्थर लूं चीनी की जगह तो पत्थर क्या पानी में घुल जाएंगे? नहीं घुलेंगे ना। तो जो पदार्थ घुल नहीं सकते उन्हें हम कहते हैं अघुलनशील। मैं नमक लूं तो नमक तो पानी में घुल जाएगा, इसलिए नमक क्या है? घुलनशील है। लेकिन क्या मैं अपने आप को पानी में डालूं तो मैं पानी में घुल जाऊंगी क्या? नहीं। तो हमारा शरीर क्या है? अघुलनशील है। ठीक है बच्चों, पानी में बड़ी संख्या में पदार्थ घुल जाते हैं। इस विशेष गुण के कारण इसे क्या कहते हैं? हम सार्वत्रिक विलायक कहते हैं। नेक्स्ट है विलयन की सांद्रता। अब देखो बच्चों, हमने कोई भी विलयन बनाया, ठीक है, विलयन बनाने के लिए आपको पता है विलय और विलायक चाहिए। अब मेरे को विलयन की सांद्रता का मतलब समझना है। तो समझो मेरे पास एक गिलास पानी है, ठीक है। पहले तो मैंने इसके अंदर 1 चम्मच चीनी मिलाई, उसके बाद मैंने इसमें 2 चम्मच चीनी मिलाई, फिर मैंने तीसरे चम्मच चीनी मिलाई, फिर चौथे चम्मच चीनी मिलाई। अब देखो, मैं अगर पहली चम्मच जब चीनी की मिला रही हूँ तब इस ग्लास के अंदर चीनी का मात्रा कितनी है? 1 चम्मच है। अब मेरे पास पानी का ग्लास तो उतना ही बड़ा है, लेकिन मैंने अब उसके अंदर 2 चम्मच चीनी मिलाई है, मतलब इसमें चीनी की मात्रा बढ़ गई। पानी तो उतना ही है। अब मैंने तीसरी चम्मच चीनी मिलाई, मतलब पानी अभी भी उसमें उतना ही है लेकिन चीनी की मात्रा बढ़ गई। अब मैंने 4 चम्मच चीनी मिला दी, मतलब चीनी की मात्रा फिर और अधिक बढ़ गई, पानी उतना ही है। मतलब क्या हुआ कि विलय की मात्रा बढ़ रही है, विलायक तो उतना ही है। तो जैसे जैसे विलय की मात्रा बढ़ती जाती है, जो बनने वाला विलयन है उसकी सांद्रता में अंतर आता जाता है। सांद्रता का मतलब हो गया कि इस विलयन के अंदर विलय की कितनी मात्रा है, कम मात्रा है या अधिक मात्रा है। तो चलो हम पढ़ते हैं। विलयन की सांद्रता विलायक के निश्चित द्रव्यमान या निश्चित आयतन में मौजूद विलय की मात्रा के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। मतलब विलय का प्रतिशत बराबर कितना हो जाएगा? विलय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान इंटू 100। आगे देखो, एक विलयन जिसमें ग्लूकोज का द्रव्यमान 10% है, मतलब हम कह रहे हैं कि एक विलयन है जिसमें जो ग्लूकोज है वो 10% है, ठीक है। अगर मानो वो 100 ग्राम का विलयन है, 100 ग्राम का विलयन है, तो उसके अंदर 100 ग्राम में से 10% कितना हो गया? 100 ग्राम का 10, तो मतलब 10 ग्राम तो क्या है? ग्लूकोज है। और बच गया कितना? 100 में से 10 गया तो 90 ग्राम। 90 ग्राम विलायक क्या है? आपका पानी मान लो, जो भी है आपका विलायक है। बात समझ में आई? ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं? 100 ग्राम विलयन बना रहे हैं, ठीक है। तो देखिए, एक विलयन जिसमें ग्लूकोज का द्रव्यमान 10% है, इसका अर्थ क्या हुआ कि ग्लूकोज के 10 ग्राम 100 ग्राम विलयन में मौजूद है, अर्थात 10 ग्राम ग्लूकोज को 90 ग्राम पानी में घोला गया है। यही बात तो हम कह रहे हैं ना। आप परसेंटेज कैसे निकाल रहे हैं? कैसे निकाला आपने कि जो ग्लूकोज है वो क्या है? विलय है। वो विलायक के अंदर कितना घुला हुआ है या विलयन के अंदर कितने ग्लूकोज की मात्रा है, वो ही क्या है? उसकी सांद्रता है। तो देखिए, यदि हम एक स्थिर तापमान पर विलायक में विलय की मात्रा बढ़ाई जाए तो एक ऐसी अवस्था आती है कि विलय का घुलना बंद हो जाता है। अब देखिए, हमने क्या किया था, इधर देखो, वो उस ग्लास के अंदर 1 चम्मच डाला, 2, 3, 4,
इतनी चीनी डालते गए। फिर मैंने 5 भी डाली, 6 डाली, 7 डाली, 8 डाली, 9, 10, 11, 12, 13, 14, मतलब जितना पानी था ना मैंने लगभग 1 गिलास चीनी उसमें और डाल दी। अब अगर मैं उसमें और चीनी डालूं तो चीनी क्या उस पानी में घुल पाएगी क्या? नहीं बच्चों, वो नहीं घुल पाएगी, वो घुलना बंद हो जाएगी। अब आपको चीनी चीनी मिलेगी, जो गीली तो हो जाएगी लेकिन वो घुलेगी नहीं। क्यों? क्योंकि आपने जो पानी की कैपेसिटी थी उसमें उससे ज्यादा, पानी की क्षमता से ज्यादा आपने उसके अंदर चीनी डाल दी। अब वो चीनी उसके अंदर घुलेगी नहीं। बात आई समझ में? तो देखो यही ये कहना चाह रहा है कि निश्चित मात्रा में ही क्या होता है, वो विलेय किसी भी विलायक में घुलता है। अगर हम उस निश्चित मात्रा से ज्यादा मात्रा उसके अंदर डालें तो वो विलेय घुलना बंद हो जाता है। ठीक है, देखिए अब बात करते हैं हम निलंबन की। तो देखो बच्चों, निलंबन क्या होता है? निलंबन हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि किसी भी द्रव के अंदर अगर छोटे छोटे कण हमें डाले जाएं, ठीक है, या घोले जाएं और वो अगर उसके अंदर घुलते नहीं है और हमें आंखों से दिखाई देते हैं तो वो कण ही क्या कहलाते हैं बच्चों? निलंबन कहलाते हैं। देखिए छोटे आकार के पदार्थ के कण जो विलायक में अघुलनशील है लेकिन नग्न आंखों से दृश्य है, मतलब हम उन्हें देख सकते हैं, निलंबन कहलाते हैं। जैसे आटे में पानी डालना या गंदला पानी। ठीक है बच्चों, निलंबन को कुछ समय के लिए स्थिर रखा जाता है तो बिखरे हुए कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक बर्तन लिया जिसके अंदर क्या है? पानी है। ठीक है, मैंने एक मुट्ठी रेत उठाई और वो रेत इसमें डाल दी और मैंने उसको ऐसे ऐसे घुला दिया तो रेत के कण ऐसे क्या है, चारों तरफ फैल जाएंगे और वो पूरा पानी आपको धुंधला दिखेगा, गंदा दिखेगा। लेकिन मैंने उसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ दिया तो क्या होगा? 3-4 घंटे के बाद पानी तो सारा ऊपर आ जाएगा और जो रेत के कण थे ना बच्चों वो आपको से नीचे दिखेंगे पैंदे में। दोनों में अंतर आ गया है ना? तो यही क्या है बच्चों? निलंबन है कि ये जो रेत के कण है उस पानी में घुलते नहीं है और अगर उस विलयन को कुछ देर के लिए छोड़ दें तो क्या होगा? सारे के सारे कण क्या है? नीचे बैठ जाते हैं। देखिए, अरे ये लो एग्जाम्पल आ गया। ये लो पहले की अवस्था देखो, बालू और रेत को हमने पानी में घोला तो ऐसे था, थोड़े टाइम हमने उसको कुछ घंटे के लिए छोड़ दिया तो सारी रेत और बालू नीचे बैठ गई और शुद्ध पानी क्या आ गया? आपके साफ पानी ऊपर आ गया। ठीक है बच्चों, तो बात आई समझ में? तो इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहें और मस्त रहें। धन्यवाद।